गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत और मैं आपसे मुखातिब हूँ यस जे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के टॉपिक भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताओं पर। भारतीय राजनीतिक परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इन परंपराओं में समय के अनुसार बहुत से परिवर्तन भी हुए हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा समय के अनुसार अपने आप को ढालने में बहुत ही माहिर है और कह सकते हैं कि परिवर्तन समय के साथ इसमें बहुत से परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारतीय परंपराएं अभी भी चली आ रही हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा में जो भारतीय राजनीति है उसका आधार हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद और प्राचीन ग्रंथ रामचरितमानस, रामायण, महाभारत आदि महान ग्रंथ रहे हैं। इनमें एक उच्च श्रेणी की, एक उच्चतम राजनीति का उदाहरण पेश किया गया है। और राजनीति में राज्य में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है राजा का होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राजधर्म के बारे में। राजधर्म अर्थात राजा का धर्म। इससे तात्पर्य है कि राजधर्म मतलब राजा का पवित्र कर्म, पवित्र कर्तव्य। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि राजा के वह सारे प्रजा के लिए किए जाने वाले कार्य जो एक परिवार के मुखिया के द्वारा अपने परिवार के लिए किए जाते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में राजा को परिवार का मुखिया माना गया है और पूरी प्रजाजनों को उसके परिवार का हिस्सा माना गया है। प्रजा के लिए कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा का ध्यान उसी तरह से रखना चाहिए जिस प्रकार से एक परिवार का मुखिया, एक पिता अपने परिवार की देखभाल करता है, रक्षा करता है और स्नेह प्राप्त करता है। जो भारतीय राजनीतिक परंपरा में राजा को एक वर्ग के समान माना गया है और यह वर्ग राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और राज्य में किसी भी प्रकार की असमानता ना हो, सभी के साथ समान व्यवहार हो और साथ में कानून जो विधि विधान है उनके अनुसार सभी जीवन यापन करें, इन सब का विशेष ध्यान रखा जाता था। वर्तमान समय में कहें तो भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कहीं न कहीं वो इस राजधर्म से ही प्रेरित है, वो इस राजा के धर्म से ही प्रेरित है, जिनको आधार बनाकर भारतीय संविधान में हमने समानता, स्वतंत्रता और विभिन्न नागरिकों का अधिकार दिए, जिनके अनुसार नागरिक अपना जीवन यापन करें और स्वतंत्रता के साथ रहें। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं मत्स्य न्याय की। जो राजधर्म के पहले, जब राज्य नामक संस्था नहीं थी, उसके पहले समाज में मत्स्य न्याय का बोलबाला था। मत्स्य न्याय को जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, प्राकृतिक न्याय या जंगल का न्याय या शक्तिशाली का हित ही कहा जाता है। इस मत्स्य न्याय से तात्पर्य है कि जिस प्रकार समुद्र में रहने वाली
छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ और उन बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, उसी प्रकार से समाज में रहने वाले निर्बल व्यक्तियों को शक्तिशाली और बलशाली व्यक्तियों के द्वारा धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शक्ति ही सर्वोत्तम है, माइट इज़ राइट, और कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के कानून और इस तरह की समाज में अवधारणा थी। प्राकृतिक न्याय और जंगल का न्याय, जैसे कि जंगल में जो जानवर, जो पशु शक्तिशाली होता है वह अपने से कमज़ोर पशुओं का, जानवरों का शिकार करता है और ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। जो शक्तिशाली है वो हमेशा कमज़ोरों को शिकार करता है, उनको सताता है और उनको अपना ग्रास बनाता है। इस जंगल के कानून में पशु पक्षी तो छोड़िए, शायद आपने देखा होगा कि जो बड़े पेड़ होते हैं, जो विशाल वट पेड़ होते हैं, उनके आसपास अगर उनके करीब अगर छोटे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों को भी उन विशाल वृक्षों की वजह से वो छोटे पेड़ नहीं चल पाते और वो पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अर्थात पशु पक्षी और पेड़ पौधों में भी जो शक्तिशाली होता है वही जीवित रहता है, वही आगे चलता है, और जो कमज़ोर होता है, जो निर्बल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है और यही प्राकृतिक न्याय है, यही जंगल का कानून है। बहुत से जीव वैज्ञानिकों ने, जैसे डार्विन ने बताया है कि जो योग्य होगा, जो मजबूत होगा, जो बलशाली होगा, वही जी पाएगा और धीरे धीरे इस जीवन की लड़ाई में जो कमज़ोर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, वही आगे चल पाएगा। इस तरह से ये जंगल का न्याय या प्राकृतिक न्याय इस तरह से कार्य करता है और इस तरह से होता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।